आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 और कक्षा 11 की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक गति के बारे में, मोशन। और ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मुख्य रूप से अधिकतर पूछा जाता है या कभी कभी इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स आते हैं। मेनली तो एक न्यूमेरिकल गति से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में तो आता ही रहता है और इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं के विषय में भी उसमें पूछा जाता है। और हमारी कक्षाओं कक्षा 9 और 11 की दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम भी गति है। सबसे पहले समझेंगे कि चैप्टर का नाम के पीछे क्या आशय है, क्या नाम का क्या मतलब है। तो गति क्या है, अगर इसको हम कहें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहा है, मतलब गति कर रहा, अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो गति की अवस्था में है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, or we can say if any object is changing its place with respect to time, then the object is called in motion। अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ अपना स्थान परिवर्तित कर रही है तो ऐसी स्थिति में हम वस्तु को गतिकी अवस्था में कहेंगे। मान लिया जाए कि हम यहाँ पर अभी खड़े हैं, 1 सेकेंड पहले हमारी स्थिति ये है, अब 1 सेकेंड बाद हमने अपनी स्थिति परिवर्तित कर दी, फिर एक सेकेंड के बाद में हम स्थिति परिवर्तित कर रहे हैं, फिर 1 सेकेंड के बाद में हम अपनी स्थिति परिवर्तित कर रहे हैं। तो लगातार जब समय बदल रहा है और वस्तु की अवस्था बदल रही है तो ऐसी स्थिति में वो वस्तु गति की अवस्था में कही जाएगी। वंस अगेन वी आर रिपीटिंग इट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन एंड दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जो मोशन है ये किसी वस्तु की अवस्था बोली जाती है, गति की अवस्था में वस्तु बोली जाती है अगर वो समय के साथ साथ अपना स्थान परिवर्तित कर रही है। मान लिया एक कमरा है और कमरे में एक मेज पर हम किताब रखकर छोड़ देते हैं। हमने ये मार्कर लिया और मार्कर इस बोर्ड के ऊपर रखकर छोड़ दिया। 1 सेकेंड पहले भी मार्कर बोर्ड पर था, अब भी मार्कर बोर्ड पर है। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा मार्कर इस बोर्ड पर ही रुका रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो मार्कर है ये कैसी अवस्था में है? गति की अवस्था में नहीं है। और जब कोई वस्तु गति की अवस्था में नहीं होती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं? विराम नाम देते हैं। वी कॉल इट रेस्ट। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन रेस्ट। और इसका अपोजिट, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है समय के सापेक्ष, मार्कर हमारा काफ़ी समय बीत चुका है, बोर्ड के ऊपर ही रखा है, उसने अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? विराम में है। अगर साधारण भाषा में कह देंगे रुका हुआ है, क्योंकि समय बदल गया मगर वस्तु ने अपना स्थान नहीं बदला। परंतु अगर मार्कर ये यहाँ पर था, 1 सेकेंड बाद मार्कर यहाँ आया, अगले सेकेंड में मार्कर यहाँ पहुँचा, फिर अगले सेकेंड में मार्कर यहाँ पहुँचा, फिर अगले सेकेंड में मार्कर यहाँ पहुँचा, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया मार्कर आगे की तरफ या पीछे की तरफ बढ़ता चला गया। हर सेकेंड के बाद वस्तु का स्थान बदल गया। तो ऐसी अवस्था में मार्कर क्या हो गया? मार्कर गतिमान अवस्था में है। हमने 1 सेकेंड पहले मार्कर को यहाँ रखा ऊपर की तरफ और जैसे ही छोड़ा मार्कर नीचे की तरफ गति कर रहा है, क्योंकि समय बदला और मार्कर की स्थिति बदल गई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? जो वस्तु है वो गति की अवस्था में है। गति की अवस्था को हम समझ चुके हैं, रेस्ट को भी समझा, विराम को भी समझा। विराम का मतलब रुका हुआ, गति का मतलब अगर हम साधारण भाषा में कहें चलता हुआ। अब तो आप समझ सकते हैं कि चलता हुआ किसे कहते हैं, कि यह व्यक्ति चल रहा है। चल रहा मतलब एक समय यहाँ था, थोड़े समय के बाद आगे पहुँच गया। रुका हुआ का मतलब एक समय पहले यहाँ था, उसके बाद भी वहीं है, और जब तक अवस्था वो रहेगी तब तक वो वस्तु वहीं पर रुकी रहेगी। तो ये विराम और गति दोनों को हमने एक साथ समझा है, क्योंकि एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। गति का मतलब जहाँ पर समय के साथ वस्तु का स्थान बदलना होता है, वहीं साथ ही साथ विराम का मतलब भी वस्तु का समय के स्थान ना बदलना, समय के साथ में स्थान को ना बदलना विराम कहलाता है। तो ये हमारा चैप्टर है और आज हम इस चैप्टर में गति के विषय में एक ब्रॉड डिस्कस करेंगे।
चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर के बारे में। गति को तो हमने समझा, जो हमने चैप्टर की बात की थी, चैप्टर के साथ साथ हमारी जो हमने बात की है उसके साथ साथ हमारी ये सेकंड हेडिंग जो है विराम एवं गति, रेस्ट एंड मोशन, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदल रही है तो गति की अवस्था में है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। अब विराम की बात करें तो अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित ना करे तो ऐसी अवस्था में हम क्या कहेंगे, वो वस्तु विराम की अवस्था में है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट विल इज कॉल्ड इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, विराम की अवस्था में कहेंगे। तो ये हेडिंग भी हमने चैप्टर को समझने के साथ साथ समझ ली। अब शुरुआत करते हैं पहली हेडिंग से। इसको अब दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, साथ में ही हमने इसको क्लियर कर लिया है। अगली जो हमारी पहली हेडिंग है उसको राशियां कहते हैं। ये वो राशियां नहीं है जिसमें ज्योतिष आपका भविष्य बताता है, मेष राशि, वृष राशि, वृषभ राशि, कई राशियां चलती हैं, तो वो वाली राशियां नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित राशियों के बारे में। जैसे अगर हम दुकान पर कोई सामान लेने जाते हैं, मान लिया हम दूध लेने गए, तो क्या ये हम कहते हैं कि ऐसा भैया 1 मीटर दूध तौल देना, नहीं कहते हैं। या हम दाल लेने गए तो हम क्या व्यक्ति से कहते हैं, ऐसा भैया 1 लीटर दाल दे देना, नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारे पास पदार्थ हैं, जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, हर संसाधन को नापने के लिए एक मानक तैयार किया गया है। आखिर उस संसाधन को कैसे नापेंगे और कैसे परिभाषित करेंगे, उसके लिए एक मानक तैयार किया गया है और इसी मानक को राशि कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु को हम बुलाना चाहें या बताना चाहें, या हम आपसे कोई वस्तु मांगें, भैया हमको 1 पेन दे दो, तो हमें 2 चीज़ें बतानी पड़ेंगी। एक तो पहले संख्या बतानी पड़ेगी, दूसरा साथ साथ में उस वस्तु के विषय में बताना पड़ेगा। तो ऐसी 2 चीज़ों को मिलाकर हम किसी भी वस्तु को व्यक्त करने के लिए वस्तु के आंकिक मान और उसके संगत मात्रक को थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन करते हैं। तो वस्तु को अगर हम किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वस्तु के बारे में बताना चाहते हैं, वस्तु को समझाना चाहते हैं, किसी से कोई वस्तु लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में वस्तु को लेते समय, मांगते समय हम क्या करेंगे, 2 चीज़ों को कहेंगे। और पहली चीज़ होगी उसमें वस्तु का आंकिक मान और दूसरा होता है मात्रक। मात्रक क्या होता है? अगर मात्रक बताएं तो वस्तु की मात्रा को परिभाषित करने वाला जो टर्म होता है, जो उसको हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे दूध है, दूध लिक्विड है, तो जितने भी लिक्विड हैं उन लिक्विड वस्तुओं के लिए हम मात्रक क्या लेते हैं, लीटर, क्योंकि लिक्विड वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो लीटर में नापी जाती हैं। अगर कोई ठोस वस्तु है, वजनदार है, तो उसके वजन को तौलने के लिए हम बाट का प्रयोग करते हैं, किलोग्राम, मिलीग्राम, आधा किलो, 1 किलो, ऐसे करके, तो वो उसका मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम। लिक्विड है तो लीटर। ऐसे करके 7 राशियां होती हैं। इन राशियों के लिए अलग से चैप्टर है तो हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। 2 चीज़ें मान लेते हैं, जैसे अगर भारी वस्तु है, वजनदार है, तो हम उसको किलो में कह देंगे। अगर कोई लिक्विड है तो उसको हम लीटर में मांगेंगे। जैसे दूध है तो दूध हम ये नहीं कहते कि भैया ऐसा है दूध हमको 1 मीटर। दूरी नापनी है, किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापनी है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मीटर का। समय नापना है तो समय नापने के लिए सेकंड का, घंटे का, मिनट का। तो ऐसी जितनी भी हमारे सामने वस्तुएं होती हैं उन सभी के लिए कुछ न कुछ मात्रक निर्धारित किए गए हैं। ये 7 मात्रक होते हैं। मुख्य रूप से हम 3-4 मात्रकों के बारे में डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड वस्तु के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। जैसे अगर समय नापना है तो मात्रक सेकेंड होगा, किसी वस्तु का वजन नापना है तो मात्रक किलोग्राम होगा, अगर किसी वस्तु लिक्विड वाले को नापना है तो हम लीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि नापनी है तो हम क्या करेंगे, मीटर का प्रयोग करेंगे। तो ये मात्रक बोले जाते हैं। आंकिक मान मतलब ये बताता है कि वह वस्तु की संख्या में कितनी मानी गई है। मतलब हमने कह दिया अगर 2 पेन दे दो तो मतलब संख्या में हमको 2 पेन चाहिए। 2 मीटर मतलब 1 मीटर को 2 बार नापकर हमें दो, किसी वस्तु की हमें लंबाई 2 मीटर चाहिए, हमने कह दिया 2 मीटर कपड़ा हमको चाहिए, तो क्या कहेंगे, वो 1 मीटर होता है उसके पास पैमाना, उसको 2 बार नापकर कपड़ा हमको काट कर दे देगा। ये लो 2 मीटर कपड़ा। 2 लीटर अगर हमने दूध मांगा तो उसने 1 लीटर निकाला और 2 बार नापकर हमको दे दिया। तो आंकिक मान ये बताता है कि जितना आंकिक मान है उसमें मात्रक को कितनी बार शामिल किया गया है।
अगर 1 लीटर कहेंगे तो 1 लीटर में मात्रक कितनी बार शामिल होगा? 1 बार। 2 लीटर कहेंगे तो 2 बार। 3 लीटर कहेंगे तो लीटर 3 बार शामिल है। 4 लीटर कहेंगे तो 4 बार। 4 मीटर कहेंगे तो मीटर 4 बार। 4 किलोग्राम कहेंगे तो 1 किलोग्राम को कितनी बार नापा गया है? 4 बार। तो आंकिक मान ये बताता है कि वस्तु में जो मात्रक है वो कितनी बार सम्मिलित है। तो इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो अगर हमें किसी राशि को किसी वस्तु के बारे में जानकारी देनी है तो 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एक तो वस्तु का आंकिक मान और मात्रक। और इन आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल को, अगर आंकिक मान और मात्रक की गुणा कर लें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। अगर मैं कह दिया 1 लीटर दूध, तो 1 और लीटर मिलाकर ये क्या हो गया? राशि हो गई। 1 मीटर दूरी, तो 1 और मीटर मिलाकर क्या हो गया? राशि हो गई। 1 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो 5 क्या है? आंकिक मान है, और उसके साथ वाली जो मात्रक है उन दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे? राशि तैयार करेंगे। तो राशियाँ क्या होती हैं? किसी भी वस्तु को व्यक्त करने के लिए उसके परिमाण सहित हमें राशियों की आवश्यकता होती है। और मुख्य रूप से जो राशियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशियाँ और एक अदिश राशियाँ। राशियों को व्यक्त करने के लिए हमने 2 चीज़ों को बताया, एक तो आंकिक मान और एक उसका मात्रक। ये 2 चीज़ें तो कंपलसरी चाहिए, परंतु अगर हम राशि को डिफाइन करेंगे तो एक चीज़ हमको और चाहिए होती। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको समझाने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ये बताना पड़ेगा कि दिशा क्या है। अगर हम आपसे कहें कि कैमरा किस दिशा में रखा है तो हमारे आगे की ओर, बोर्ड किधर है तो हमारे पीछे की ओर। अगर ऐसी चीज़ें बताएंगे तो कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनको बताने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब उनकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो ऐसी राशियां जिनमें हमें राशियों को व्यक्त करने के लिए उसमें डायरेक्शन को भी बताना पड़े। मान और मात्रक, आंकिक मान और मात्रक तो सभी में बताना पड़ता है, अगर साथ में उसकी डायरेक्शन अर्थात दिशा भी बतानी पड़े, किस दिशा में है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, किस दिशा में है, तो ऐसी स्थिति में जो राशियां होंगी उनको हम क्या कहेंगे? सदिश राशियां कहेंगे। क्या कहेंगे? सदिश राशियां। तो इसका अपोजिट हो जाएगा अदिश राशियां, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण अर्थात आंकिक मान, परिमाण भी बोलते हैं उसको, क्वांटिटी, इसी से क्वांटिटीज बना है, राशियों को कहते हैं। तो क्वांटिटी क्या है? परिमाण है, और साथ साथ में उसकी दिशा। किसी राशि को व्यक्त करने के लिए यदि परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़े तो वो सदिश राशि होगी, और अगर केवल परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा बताना अनिवार्य ना हो, अगर हम कहें कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो कोई ये नहीं पूछेगा पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में कि दक्षिण दिशा में, दिशा नहीं पूछेगा। अगर हमने कह दिया कि दूध 1 लीटर है तो ये नहीं बताना पड़ेगा किस दिशा में 1 लीटर है। तो ऐसी कुछ राशियां होती जिनको बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसी राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। इफ वी हैव टू एक्सप्लेन द क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, to explain about it, then the quantities about the object are called the vector quantities। अगर हमको दिशा और परिमाण दोनों बतानी पड़े। अब if we have not to explain about the direction of any quantity, then the quantities are called scalar quantities। ऐसी quantities को हम लोग क्या कहेंगे? scalar quantity कहेंगे। अपेक्षा आप समझ गए होंगे। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? वेग, उसके बाद में त्वरण, उसके बाद में विस्थापन। यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक आपको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि सदिश राशियाँ अगर पहचाननी है तो ध्यान रखेंगे अधिकतर उन सदिश राशियों में बा का या वा का प्रयोग होता है। बल, बा का प्रयोग अधिकतर उन राशियों में होगा, सदिश राशियों में, मतलब कंप्लीटली नहीं कह रहे हैं, बट अधिकतर जो पूछी जाती हैं सदिश राशियाँ उनमें वा का प्रयोग वहाँ पर होता है। तो ऐसी राशियाँ क्या होती हैं? सदिश राशि। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर वा आ रहा है जहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति है, अगर आपको तैयार है, ऐसी बहुत राशियाँ हैं, आप इनको ढूंढिए और स्टोर कीजिए। यहाँ पर हम थोड़ी राशियों के बारे में बात करेंगे और ये राशियाँ हमारे चैप्टर में हैं। तो वेग, त्वरण, विस्थापन और बल, ये ऐसी राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा बतानी पड़ती है कि किस दिशा में इन राशियों को लगाया जा रहा है, अर्थात ये राशियां किन दिशा में काम कर रही हैं।
इनमें देखेंगे अधिकतर वा का प्रयोग हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर जिन राशियों में अधिकतर वा आ रहा है तो 90% चांस है कि वो राशि क्या है, सदिश राशियाँ होंगी। कुछ ऐसी भी हैं जिनमें वा का प्रयोग नहीं होता है, आप इनके लिए थोड़ी सी अपनी रिसर्च एक्सप्लेन बढ़ाइए। अदिश राशियाँ क्या हैं? ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता ना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो चाल, कार्य, दूरी, ये चाल है। किसी वस्तु की चाल बतानी हो, जैसे मोटरसाइकिल है, स्पीड बतानी हो हमें मोटरसाइकिल की, तो हम क्या बताएंगे? सीधे सीधे 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ये नहीं बताएंगे कि किस डायरेक्शन में। तो चाल बताने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी। कार्य, हमने कितना कार्य किया, 10 जूल किया, 20 जूल किया, 30 जूल किया, किस डायरेक्शन में किया, इससे मतलब नहीं होता है। दूरी, अगर हमसे कोई पूछे कि ऐसा बताइए आपके यहाँ मतलब लखनऊ से सीतापुर की दूरी कितनी है, या सीतापुर से शाहजहाँपुर की दूरी कितनी है, दूरी अगर वो व्यक्ति पूछेगा तो हम सीधे सीधे उसका आंकिक मान बताएंगे, अर्थात 40 किलोमीटर सीतापुर से शाहजहाँपुर की, 80 किलोमीटर सीतापुर से शाहजहाँपुर की दूरी है। अगर लखनऊ की कह देंगे तो कहेंगे 120 किलोमीटर। ये नहीं बताना है हमें किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ऐसी राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा आवश्यक नहीं है, तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश राशियां। तो अपेक्षा है आप इनको समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकंड जो हेडिंग थी हमारी, विराम और जड़त्व, इसको तो हमने बहुत अच्छे से समझा। विराम का तो काम यहीं खत्म, क्योंकि वो रुका हुआ है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन अदर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। परंतु जो वस्तु गतिकी अवस्था में है तो वो गतिकी अवस्था दो प्रकार की हो सकती है। एक तो एक समान गति, वी कॉल्ड इट यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा है असमान गति, वी कॉल्ड इट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आखिर एक समान गति और असमान गति क्या है? नाम से क्लियर है, एक समान, ऐसी गति जो पूरे मतलब एक टाइम में, एक कह सकते हैं स्पेशल टाइम में, या कह सकते हैं किसी दो निश्चित पॉइंट के बीच में बात की जाए तो ऐसी स्थिति में जो गति हो वो एक समान हो, ऐसी गति क्या बोली जाएगी? एक समान। मतलब अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट समान समय में समान दूरी तय करे, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, मूवमेंट में है या मोशन में है, और 1 सेकेंड में वो 2 मीटर चला, अगले एक सेकेंड में फिर 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर चला, मतलब वो लगातार 1 सेकेंड में 2 मीटर दूरी तय करता है। हर 1 सेकेंड के बाद वो 2 मीटर आगे बढ़ जाता है, हर 1 सेकेंड के बाद 2 मीटर आगे बढ़ जाता है, हर 1 सेकेंड के बाद 2 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको एक समान गति कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट कवरिंग सेम डिस्टेंस आफ्टर अ सर्टेन टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय के पश्चात एक निश्चित दूरी ही तय करता है, समान समय में समान दूरी लगातार तय कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? एक समान गति। और दूसरा क्या होता है? असमान गति। असमान गति मतलब समान समय भी है परंतु दूरियां अलग अलग हैं। अगर हम बात कर लें कैसे, तो स्टेशन से, अगर एक स्टेशन से ट्रेन छूटी और दूसरे स्टेशन पहुंचने से पहले बीच में क्या होता है? ट्रेन बिल्कुल एक समान वेग से दूरी चलती है, या गाड़ी अगर हाईवे पर है तो क्या होता है? वो एक समान वेग से। अगर कोई एयरप्लेन हवा में चल रहा है तो उसकी स्पीड लगभग एक समान रहती है। एक समान मतलब समान समय में वो आगे समान दूरी तय करेगा, मतलब मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो गति होती है हमारी वो यूनिफॉर्म मोशन होती है, एक समान गति होती है। परंतु अगर हम बात करेंगे असमान गति की, तो असमान गति की स्थिति में ये कहा जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट समान समय के पश्चात भी अलग अलग दूरियां तय कर रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस बिटवीन द सर्टेन टाइम्स देन इट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जैसे मान लिया हम अपनी साइकिल लेकर चले और ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो क्या होता है? कभी हम तेज़ चलते हैं, कहीं धीमे चलते हैं, कभी तेज़ चलते हैं, कहीं धीमे चलते हैं।
तो ऐसी स्थिति में जो गति बोली जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे कई एग्जाम्पल्स इनके बीच हम ढूंढ सकते हैं अगर हमने डेफिनेशंस को अच्छे से समझा है। तो ये एग्जाम्पल्स ढूंढने का काम, रिसर्च वाला काम आपका है, ठीक है। अगले विषय में बात करेंगे तो जो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये मोशन के ही दो टाइप्स हैं। अब ये कैसी स्थिति में है, उसके टाइम और डिस्टेंस को रेशियो में लेते हुए। अगर एक समान गति का ग्राफ देखा जाए, दूरी समय ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे, मगर यहाँ बता दें अगर एक समान गति है तो ग्राफ होता है एक सरल रेखा, अगर असमान गति है तो ग्राफ में क्या होता है, वक्र रेखा इस तरीके से मिलती है, कहीं बढ़ती घटती। ग्राफ के विषय में हम लोगों ने 8th से पढ़ा होगा। अब बात करते हैं थर्ड हेडिंग के बारे में, और ये हमारी थर्ड हेडिंग है सरल रेखीय गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का हमें इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो शब्द है वो ही बता रहा है कि इसका अर्थ क्या है। अर्थात जब कोई वस्तु किसी एक सीधी सरल रेखा में गति कर रही हो, अगर वस्तु चल रही है तो वस्तु कैसी रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में, सरल रेखा में चल रही है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की गति क्या बोली जाएगी, सरल रेखीय गति बोली जाएगी। इफ अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मोशन इज कॉल्ड इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई वस्तु किसी मार्ग पर एक सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वस्तु की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। और सरल रेखीय गति हमको अपने दैनिक जीवन में कई जगह देखने को मिलती है। वही बताया, स्टेशन से छूटी और दूसरे स्टेशन पर पहुंचती है, तो अगर रेल लाइन लगभग सीधी है तो वस्तु कैसी गति करती है, सीधी गति करती है। अगर जीटी रोड बिल्कुल सीधी है तो अगर कोई कार मूव कर रही है तो लगभग वो सीधी रेखा में गति करेगी। ऐसी कई मोशन हैं जिनको हम सरल रेखीय गति के अंतर्गत ला सकते हैं। फिर से बता रहे हैं कि इनके एग्जाम्पल्स ढूंढना आपका काम है, आपकी बुक में भी दिए होंगे। हमारा मेन मोटिव है आपको इनके विषय में डीपली स्टडी करवाना, डीपली एक्सप्लेन करना। अब हमारी अगली हेडिंग आती है दूरी एवं विस्थापन। आखिर दूरी और विस्थापन क्या है, तो दूरी के विषय में पहले बात करते हैं। दूरी क्या होती है, साधारण शब्दों में कहें, अभी बात की थी कि सीतापुर से लखनऊ कितनी दूर है, 120 किलोमीटर। तो ये है क्या, सीतापुर और लखनऊ के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब उसके मार्ग की लंबाई कितनी है। तो दूरी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और इस लंबाई को नापने में कहीं पर भी हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल हम क्या नाप देते हैं, सीधे सीधे कि वहाँ से वहाँ के बीच में कितने मीटर का मार्ग तय किया गया है, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा, दूरी। अगर एक बार इसको रिपीट करें, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को या तय किए गए पथ की लंबाई को या दो बिंदुओं के बीच की मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अ डिस्टेंस इज द क्वांटिटी ऑफ path covered by any object. A distance is the quantity, or we can say length, L-E-N-G-T-H. A distance is the length of the path covered by any object is called distance. किसी भी वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते को ही हम लोग पाथ बोलते हैं, रास्ते की लंबाई को क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। और दूरी हमारी कैसी राशि है, बताया था अभी आपको, अदिश राशि है, मतलब इसमें हमें दिशा बतानी नहीं पड़ेगी। वस्तु एक स्थान से चलकर जितनी दूर जा चुकी है उसको हम लोग दूरी कहेंगे। अगर बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन दूरी से थोड़ा अलग और सदिश राशियों के अंतर्गत आता है, तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है विस्थापन में और दूरी में। दूरी फिर से बताते हैं, तय किए गए मार्ग की लंबाई को। अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में शामिल क्या होगा,
किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखकर समझें, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल पोजीशन, और अंतिम स्थिति, फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। कहाँ था और आखिरी में जाकर कहाँ पहुँचा, उनके बीच का जो सबसे मिनिमम लेंथ होगा, उसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें मार्ग की दिशा भी देखी जाती है। क्योंकि न्यूनतम दूरी निकालने के लिए वैसे दिशा की आवश्यकता नहीं पड़े, परंतु न्यूनतम दूरी देखने के लिए हमको ये पता करना पड़ता है किस रास्ते से हमें कम दूरी तय करनी पड़ेगी। मान लिया हम कहीं टूर पे जाते हैं, तो टूर पे जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, मगर जब रास्ते में जाते हैं, गाड़ी के द्वारा जाते हैं, तो सोचते हैं कम पेट्रोल खर्च हो, और कम पेट्रोल खर्च हो तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कोई रास्ता मिले जो छोटा रास्ता हो। तो वो छोटा रास्ता निकालने के लिए हम अलग से दूसरी डायरेक्शन में गाड़ी ले जाते हैं, जिस पर लोग रेगुलर जा रहे हैं उस पर शायद नहीं जाते हैं। तो छोटी दूरी के लिए हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है। तो इसीलिए न्यूनतम दूरी निकालने के लिए किसी वस्तु की हमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए दो वस्तुओं के बीच की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द, और सॉरी एक चीज़ और भूल गए हम, मिनिमम। तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सॉरी, तो अब एग्जाम्पल पे हम बात करेंगे, और ये हमारा एग्जाम्पल होगा दूरी और विस्थापन के विषय में। हम मान लेते हैं ये 4 पॉइंट हैं, ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। इसको ध्यान से देखेंगे, मे भी हो सकता है इस पर आपको न्यूमेरिकल मिल जाए 9th में, 11th में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए। ए से बी के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, बी से सी की डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर है, और सी से डी के बीच की डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है। एक ऑब्जेक्ट था, एक वस्तु थी जो ए से बी गई, बी से सी गई और सी से लौटकर फिर बी आ गई। अब ये पूछ रहा है इसमें दूरी कितनी तय की वस्तु ने और विस्थापन कितना हुआ। ये दोनों चीज़ें निकालनी है। परिभाषा आपने अगर पढ़ी है तो एक बार उसको माइंड में लाएंगे। वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहेंगे। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। तो वस्तु कहाँ से चली? ए से चली, बी गई तो कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर। बी से सी गई तो कितना चली? 30। और सी से फिर भी आई तो फिर से 30 किलोमीटर दूरी चली। तो कितना होगा? 10, 30 और 30, 10, 30, 40 और 30, 70। तो दूरी कितनी हो गई? 70 किलोमीटर। जितना चलते जाएंगे, जितनी दूरी चलते जाएंगे, चाहे वो कहीं भी चल रहे हों, क्या कहलाएगी? हमारी दूरी कहलाएगी। और वो दूरी हमारी यहाँ सवाल के अकॉर्डिंग कितनी हो गई? 70 किलोमीटर। अगर बात करें विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन के लिए प्रारंभ में वस्तु कहाँ थी और अंत में वस्तु कहाँ है वो देखेंगे, और उसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है वो देखेंगे। प्रारंभ में ए पर थी और अंत में फिर ए पर पहुँच गई, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो गया वस्तु का? 10। अगर ये वस्तु बी से फिर ए पर आ जाती तो कुल दूरी कितनी होती? 70 प्लस 10 कितनी हो जाती? 80 किलोमीटर हो जाती। ठीक है। और अगर विस्थापन पूछता तो जहाँ से चली थी वहीं लौट आई, तो विस्थापन कितना हो जाता? 0, क्योंकि ए से ए के बीच में कोई दूरी नहीं होगी।
ये तो एग्जाम्पल समझ गए। अगर इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम चेंज कर दें, और वो चेंज क्या होगा, ए से वस्तु बी को गई, बी से वस्तु कहाँ गई सी, और सी से कहाँ पहुंची डी। सी और डी के बीच में ये जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, मार्क के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। पेपर में डायरेक्ट वो 90 डिग्री नहीं कहेगा, तो वो कह देगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्लियर। तो पहले कह देगा वस्तु पूर्व दिशा में ए से बी और बी से सी गई, और फिर सी से दक्षिण दिशा में डी बिंदु तक 30 किलोमीटर गई। दक्षिण दिशा है नीचे, तो पूर्व से दक्षिण के बीच एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ हमें अपने आप देखना पड़ेगा ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो वस्तु कहाँ से गई, ए से बी, बी से सी और सी से डी। दूरी कितनी तय की, तो कहीं भी गई हो, लंबाई नाप जोड़ते चले जाओ, 10, 30 और 30, 70। और अगर पूछ दे कि विस्थापन कितना हुआ, तो ये न्यूनतम दूरी नहीं है, न्यूनतम दूरी तो इस रास्ते पर हमको मिलेगी, क्योंकि ये जो कर्ण होता है, कर्ण जो होता है वो सबसे त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, परंतु अगर इस रास्ते से कहा जाए तो ये सबसे छोटी है दूरी। और ए से डी के बीच दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो इसकी कुल दूरी कितनी है, 40 और इसकी 30। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1600, और 30 का स्क्वायर 900, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2500, मतलब 50 किलोमीटर। तो ए से बी के बीच का जो विस्थापन है वो कितना है, 50। अब ऐसी स्थिति में जब 90 डिग्री की बात कर गई तो हम क्या निकालेंगे, कर्ण, क्योंकि ए से डी के बीच की न्यूनतम दूरी इसी रास्ते पर हमको मिल सकती है। समझ गए। तो विस्थापन और दूरी में अंतर भी समझ गए हैं, और साथ ही साथ हमने इसके एग्जाम्पल्स को भी क्लियर कर लिया है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है उस पर बात करेंगे, और वो हमारा पॉइंट है चाल और विस्थापन, चाल और औसत चाल। चाल क्या होती है, तो चाल और वेग को एक साथ समझते हैं। चाल और वेग को, चाल हमारी होती है स्पीड, और वेग हमारा क्या होता है, वेलोसिटी इन इंग्लिश। चाल कैसी राशि है, अभी हमने बात की थी, अदिश राशि है, और जबकि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। परिभाषा अगर कहा जाए तो दूरी परिवर्तन की दर, समय के साथ किसी वस्तु की दूरी परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं। दूसरी परिभाषा में अगर हम कहें तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लिए गए समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे, चाल। दूरी बटा समय, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लिए गए समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। A distance covered by any object and time taken to cover the distance and its ratio will call the speed. Clear? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लगे समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। और छोटी परिभाषा के तौर पे देखें तो दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। अगर हम वेग की बात करेंगे तो विस्थापन बटे समय, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेग। अब देखेंगे दूरी और समय कैसी राशि थी, अदिश राशि थी, तो चाल भी अदिश राशि हुई। परंतु विस्थापन कैसी राशि, सदिश, और दूसरी दूरी के समय कैसी राशि है, अदिश। ये सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। तो सदिश अदिश को मिलाकर जो राशि मिली वो हमें कैसी मिलेगी, सदिश मिलेगी। तो ये कैसी वेग कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। विस्थापन परिवर्तन की दर को समय कहते हैं, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लगे समय के अनुपात को चाल कहेंगे। मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। और वेग की बात करें तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन और उसमें लगे समय के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। वेग विस्थापन का जो मात्रक होता है मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड।
तो मात्रक दोनों के एक जैसे हैं, परंतु चाल अदिश राशि है और वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। इन इंग्लिश वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन टू cover the distance in and its ratio will called the speed, or we can say the rate of change of distance with respect to time. छोटी परिभाषा के तौर पर the rate of change of distance with respect to time is called speed. The rate of change of displacement with respect to time is called velocity. विस्थापन परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष वेग कहलाएगी। दोनों चीज़ों को समझ चुके हैं। इनके साथ साथ एक और चीज़ आती है, औसत चाल और औसत वेग। चाल और वेग कब काम करते हैं? केवल चाल और केवल वेग की बात तब हम करते हैं जब हमारी जो गति हो वो एक समान गति हो, मतलब उसमें कहीं भी गति की स्थिति या गति का प्रकार बदल ना रहा हो। तो ऐसी एक समान जब वेग से वस्तु गति कर रही होती है तब हम वस्तु का केवल चाल या केवल वेग ज्ञात करते हैं, परंतु स्थितियां ऐसी संभव नहीं होती हैं ज़्यादातर कि वस्तु एक समान वेग से गति करे। अधिकतर क्या होता है, वस्तु असमान वेग से गति करती है। अगर हम रोड पर कार भी लेके जा रहे हैं तो कहीं हमको धीमी चलानी पड़ती है, कहीं तेज, कहीं धीमी तो कहीं तेज। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी गति दैनिक जीवन में होती है, डेली लाइफ में, वो अधिकतर असमान गति होती है। तो असमान गति में किसी वस्तु की जब चाल या वेग निकालते हैं तो वो कहीं एक पॉइंट पर नहीं निकालते हैं, अलग अलग पॉइंट पर उनकी चाल और वेग अलग अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो औसत चाल और औसत वेग क्या है? तो औसत चाल होती है किसी वस्तु द्वारा अपने पूरे मार्ग में तय की गई कुल दूरी, पूरे मार्ग में शुरुआत से आखिरी तक जितना भी दूरी तय की उसकी टोटल दूरी और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे? औसत चाल। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो दूरी को हम लोग क्या लिखेंगे? d1, d2, d3, d4, d5, दो अलग अलग दूरियां होंगी। और ऐसे ही टाइम क्या होगा? t1, t2, t3, t4, t5 डैश डैश डैश। जितनी दूरियां होंगी उतने ही टाइम होंगे। तो किसी वस्तु द्वारा अपने मार्ग में चली गई कुल दूरी और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को हम उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड कहते हैं। इसी प्रकार अगर औसत वेग की बात करें तो औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग हो जाएगा कुल विस्थापन और कुल समय। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को हम उसका औसत वेग कहेंगे। इस चीज़ को समझ चुके हैं। अगर वेग को समझा तो इसको समझने में केवल ये होता है कि ये कब हम नापेंगे? जब हमारी स्पीड जो होगी, जो हमारी मोशन होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, तब। क्लियर रहेगा? चलिए, इस चीज़ को भी समझ चुके हैं। 5th और 6th पॉइंट को, इसको हम इरेज करते चल रहे हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम बात करेंगे और ये पूछा भी जाता है अधिकतर, त्वरण क्या है? हिंदी नहीं समझ रहे होंगे। अगर हम बात करें एक्सीलरेशन, मोटरसाइकिल में देखा होगा क्या कहते हैं? एक्सीलेटर है भैया, खींच दो इसको। एक्सीलेटर को खींचने पर क्या होता है? गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है। तो एक्सीलरेशन या त्वरण भी एक ऐसा ही टर्म है फिजिक्स का जहां पर त्वरण लगने लगता है। जैसे ही हम एक्सीलेटर खींचने लगते हैं, मोटरसाइकिल स्पीड क्या होती है? बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा एक्सीलेटर खींचेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। तो एक्सीलरेशन क्या है? एक ऐसा टर्म है फिजिक्स का जो जब गति में लगना शुरू हो जाता है तो लगातार गति का मान बढ़ता चला जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और ऐसी गति को, जिस गति में त्वरण काम कर रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्वरित गति कहते हैं।
ठीक है, एक्सीलरेटेड मोशन। अब त्वरण होता क्या है? जब गति वस्तु कर रही है तो प्रारंभ में वेग कुछ और होता है, और बीच में जब हम उस पर बल लगाते हैं तो बल लगाने पर वस्तु का वेग क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। और जब वस्तु का वेग बढ़ता चला जाता है तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि वस्तु पर त्वरण काम कर रहा है। अगर वस्तु पर त्वरण काम कर रहा है तो सीधी सीधी पहचान वस्तु की ये है कि वस्तु में लगातार वेग बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और अगर वस्तु का लगातार वेग बढ़ रहा है तो उसकी वस्तु की गति कैसी हो जाएगी? त्वरित गति हो जाएगी। तो इसके लिए हम कहेंगे यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है जो मोशन कर रहा है और इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, घटेगी या बढ़ेगी, इस तरह से वो दो प्रकार के त्वरण हो जाएंगे, इनके लिए अलग से बात करेंगे। मगर अगर किसी वस्तु की गति के दौरान लगातार वस्तु का वेग या तो बढ़ता जा रहा है या तो लगातार वस्तु का वेग घटता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? उस वस्तु पर त्वरण काम कर रहा है। और ये कब होता है? जब गति करने वाली वस्तु पर अलग से कोई बल लगाने लगते हैं। मान लिया कोई साइकिल चल रही है और साइकिल अपने स्पीड से चल रही थी, हम पीछे से साइकिल में धक्का देना शुरू कर दें तो धीरे 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 साइकिल की स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी, और जब बढ़ती चली जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वस्तु पर त्वरण काम करेगा और साइकिल की गति क्या बोल दी जाएगी? त्वरित गति बोल दी जाएगी, एक्सीलरेटेड मोशन। इफ इन द मोशन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, अगर गति के दौरान किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। अगर परिभाषा या फॉर्मूले के तौर पर देखें तो प्रारंभ में वस्तु की गति धीमी होगी, अंत में तेज होगी, या प्रारंभ में तेज है और अंत में धीमी हो गई। अगर वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है तो ऐसी स्थिति में जो धनात्मक त्वरण कार्य करता है, धनात्मक त्वरण, क्योंकि ये क्या करता है? वस्तु की गति में के दौरान वेग में लगातार बढ़त करता है, वेग को लगातार बढ़ाता रहता है, तो ऐसा त्वरण क्या बोलाता है? धनात्मक त्वरण। अगर वस्तु की गति के दौरान वस्तु का वेग घट रहा है, मान लिया हम गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलेटर खींचा तो क्या होता है? गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाती है, पहले धीमे चलती, फिर तेज और तेज और तेज, और फिर लास्ट में बहुत तेज चलने लगती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक त्वरण, एक्सीलरेशन बोलते हैं। परंतु जब हम ब्रेक लगाते हैं तो तेज चलती हुई गाड़ी क्या होती है? उसकी स्पीड कम होती जाती है और अंत में क्या हो जाता है? वो वस्तु बिल्कुल धीमे चलने लगती है, या तो बहुत तेज ब्रेक लगाते तो वस्तु रुक जाती है। तो क्या हुआ? ब्रेक लगाने पर वस्तु पर जो त्वरण काम किया उसने क्या किया? वस्तु के वेग को कम कर दिया। तो ऐसे ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलेंगे? ऋणात्मक त्वरण। ऐसे ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? मंदन, क्योंकि ये गाड़ी की स्पीड को मंद कर देता है, धीमा कर देता है, इसलिए हम लोग मंदन या रिटार्डेशन बोलते हैं। तो वस्तु का त्वरण कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। एक धनात्मक, जब वस्तु का वेग लगातार बढ़ता चला जाए, और एक ऋणात्मक, जब वस्तु का वेग लगातार घटता चला जाए। तो जब त्वरण की बात करेंगे तो वस्तु की प्रारंभ में वेग जो होता है उसको हम u मानते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं, और अंत में जो वेग होता है उसको v कहते हैं। प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी और अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम फार्मूले की बात करें त्वरण की, तो त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से। और त्वरण राशि कैसी बताया था आपको? त्वरण राशि है सदिश, क्योंकि इसमें वेग आ रहा है। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंतर और समय के अनुपात को, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंतर और समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड वेग का, समय का मात्रक फिर से सेकेंड, तो सेकेंड क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने जो परिभाषा बताई आपकी, ये फार्मूले के आधार पर है, इसलिए बताइए कि आप फार्मूला से समझ सको। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के अंतर और समय के अनुपात को
त्वरण कहेंगे। अगर एक सीधी लाइन में त्वरण की परिभाषा बोली जाए, अभी तक हमने समझाया कि त्वरण होता क्या है, परिभाषा के रूप में कहें तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। v माइनस यू क्या है? वेग में परिवर्तन हो रहा है और t से भाग कर देंगे तो क्या निकल आएगा? वेग परिवर्तन की दर। और वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलेंगे? त्वरण। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके भी दो प्रकार थे, एक तो धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक त्वरण तब होता है जब वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा हो, और वस्तु का वेग अगर घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण, जिसको हम मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। अगर इसको एक और तौर से देखा जाए तो ये दो प्रकार का होता है, क्योंकि गति दो प्रकार की होती है, एक समान गति और असमान गति। तो इसी प्रकार से गति के आधार पर दो प्रकार के त्वरण भी होते हैं, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण तब होता है जब समान समय में वस्तु का वेग समान रूप से बढ़े। एक सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ा, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ा, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ा। समान समय में वस्तु के वेग में वृद्धि समान हो तो एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। इफ द velocity of any object is increasing same quantity in the same time difference then it is called the uniform acceleration। अगर एक समान समय में एक समान वेग वृद्धि होगी तो हम उसको एक समान त्वरण कहेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा असमान त्वरण। असमान त्वरण तब होगा जब वस्तु में समय समान हो परंतु वेग में वृद्धि अलग अलग हो। कभी वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कभी वेग थोड़ा बढ़े, कभी वेग घट जाए। समान समय है परंतु वेग में वृद्धि कैसी है? अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असमान त्वरण बोलेंगे। तो आज के वीडियो को समझाने के लिए हमने इतना ही पॉइंट रखा था। अभी हमने इस पॉइंट को कंप्लीट नहीं किया, या कह सकते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है। अभी इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूटी हुई है, जिसमें हम कहते हैं गति का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये हम अपने अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इसको आपको समझना बहुत डीपली है। किसी भी टर्म में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, गति के ग्राफीय निरूपण के बारे में। और एक और चीज़ इससे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे 3rd वीडियो में आपको मिलेगी, इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। और वो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th 11th से लेकर आपके जो आगे कंपटीशन के एग्जाम्स होंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उसमें काम आएंगे। तब तक इसको आप अच्छे से समझिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।